हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड समसामयिकी। अब है पार्ट 28। इसमें पहला टॉपिक है पर्यटन नीति 2018। 28 सितंबर 2018 को राज्य कैबिनेट ने प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई पर्यटन नीति की मंजूरी दी। इस नीति में जो है होटल, रिजॉर्ट, योगा, आरोग्य, इको लाउंज, पार्किंग स्थल, मनोरंजन पार्क, कन्वेंशन सेंटर्स, रोपवे, रेस्टोरेंट्स, एयर टैक्सी आदि 28 परियोजनाओं पर्यटन संबंधी गतिविधियों के लिए विशेष लाभ व छूट देने की व्यवस्था की गई है। पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा मिलने के नाते उपरोक्त 28 गतिविधियों को एमएसएमई और स्टार्टअप जैसे लाभ पा सकेंगे। तो इनको जो है पर्यटन का रूप दे दिया गया है। 28 एक्टिविटीज़ को पर्यटन से रिलेटेड, तो वो एमएसएमई की तरह मानी जाएंगी और उनको जो है लाभ मिलेगा एमएसएमई का प्लस स्टार्टअप का। इस नीति के अनुसार है उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड पर्यटन संबंधी गतिविधियों और परियोजनाओं से संबंधित पंजीकरण और प्रसंस्करण के लिए नोडल एजेंसी होगी। तो 2021 में बना था उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड, वो जो है इससे रिलेटेड पंजीकृत और प्रसंस्करण के लिए नोडल एजेंसी होगी। प्रसंस्करण का मतलब होता है प्रोसेसिंग और पंजीकरण का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन। तो पंजीकरण और प्रसंस्करण इसका काम, इसके लिए नोडल एजेंसी कौन है? उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड, जिसका गठन 2001 में हो गया था। अब है आयुष्मान भारत योजना। 23 सितंबर 2018 को पूरे देश के साथ उत्तराखंड में भी उत्तराखंड आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की गई। तो ये स्टार्ट कब हुई? सितंबर 2018 में। आयुष्मान भारत योजना की स्टार्टिंग कब हुई? सितंबर 2018 में। मुख्यमंत्री ने देहरादून स्थित गांधी शताब्दी अस्पताल में इस योजना का विधिवत शुभारंभ किया। इस योजना के प्रथम चरण में राज्य को 5,37,000 परिवारों को जोड़ा गया। इस योजना के तहत 1,350 प्रकार की बीमारियों का 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज किया जाएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास विकास योजना। राज्य में देशी विदेशी पर्यटकों को अभूतपूर्व अनुभव प्रदान करने के साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार देने हेतु 3 अगस्त 2018 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास होम स्टे विकास योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत 2020 तक राज्य के 5,000 स्टे होम बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये होम स्टे योजना क्या है? ये स्टार्ट हुई थी अगस्त 2018 में। तो उत्तराखंड में आयुष्मान भारत योजना थोड़ी लेट स्टार्ट हुई थी, उससे पहले स्टार्ट हो गई थी आपकी पंडित दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना। और ये जो है 2018 की हैं दोनों योजना, आयुष्मान भारत योजना और पंडित दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास विकास योजना। अगस्त 2018 में आई थी यह होम स्टे योजना और आयुष्मान भारत योजना आई थी सितंबर 2018 में आई थी। उत्तराखंड क्रिकेट खिलाड़ियों को मिली मान्यता। 18 जुलाई 2018 को बीसीसीआई ने उत्तराखंड समेत 9 नई टीमों को घरेलू सत्र 2018-19 में शामिल किया है। राज्य गठन से इतने वर्षों बाद अब उत्तराखंड को बीसीसीआई संबंधी सभी घरेलू टूर्नामेंट खेलने के लिए हरी झंडी मिल गई है। मतलब अब उत्तराखंड की भी अपनी क्रिकेट टीम होगी और अब 2018 के बाद से जो है यह हुआ है। ड्रोन एप्लीकेशन रिसर्च सेंटर व साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग सेंटर। 10 जुलाई 2018 को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून स्थित सूचना प्रौद्योगिकी भवन का आईटी पार्क में देश का पहला ड्रोन एप्लीकेशन सेंटर और साइबर सिक्योरिटी सेंटर का उद्घाटन किया। साइबर सिक्योरिटी सेंटर और ड्रोन एप्लीकेशन सेंटर, यह दोनों सेंटर नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से स्थापित किया गया। नेट्रा, इस सेंटर में साइबर अपराधियों के पकड़ने हेतु पुलिस को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इस सेंटर में क्या है? साइबर अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। तो ये कहाँ खुला है? आईटी पार्क में खुला है। ड्रोन एप्लीकेशन सेंटर व साइबर सिक्योरिटी सेंटर व ड्रोन रिसर्च सेंटर ड्रोन एप्लीकेशन सेंटर व साइबर सिक्योरिटी सेंटर, ये कहाँ खुला है? आपका आईटी पार्क में खुला है। ये देश का पहला है ड्रोन एप्लीकेशन सेंटर और यहाँ पे पुलिस को जो है साइबर अपराधियों को पकड़ने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। अब है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। 10 जुलाई 2018 को देहरादून से 18 किलोमीटर दूर डोईवाला के पुराने ITI परिसर में 51 करोड़ की लागत से तैयार सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्सटाइल सीपेट क्या सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और कौशल विकास एवं तकनीकी सहयोग CSTS
का उद्घाटन मुख्यमंत्री व केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार ने किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह देश का 23rd सीपेट है और यह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT के सक्षम है। इस सत्र में सीपेट के विभिन्न पाठ्यक्रमों में 1500 छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा। दूसरे वर्ष में यहाँ सीटों की संख्या बढ़ाकर 2000 और तीसरे वर्ष में 3000 की जाएगी। इसमें जो है 85% जो सीटें हैं वो प्रदेश के युवाओं को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। तो सीपेट क्या है? सीपेट है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। सीपेट है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। सीपेट फिर से क्या है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। और ये देश का 23वां है। सीपेट कौन सा? ये देश का 23वां सीपेट है। और ये कहाँ पे बना है? डोईवाला से आगे बना है सीपेट। ITI पुरानी ITI थी उसके एरिया में बना हुआ है। वन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर। रुद्रप्रयाग जिले के चरकोट में 1974 से खुद के बूते मिश्रित वन विकसित करने वाले BSF के सेवानिवृत्त जगत सिंह चौधरी जंगली को उत्तराखंड वन विभाग ने 3 जुलाई 2018 को राज्य के वन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो जगत सिंह चौधरी जंगली जी कौन है? ये वन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर है एंड ही इज़ फेमस फॉर मिश्रित वन विकास मॉडल। और इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये अब 73 ईयर्स के हैं। इनको पुरस्कार इंदिरा गांधी वृक्ष मित्र पुरस्कार भी मिला है, आर्यभट्ट पुरस्कार भी मिला है। और क्यों मिला है ये पुरस्कार? क्योंकि इन्होंने अपनी 3 हेक्टेयर बंजर ज़मीन पर हरा भरा वन तैयार कर दिया था, जिसमें देवदार, चीड़, बांज और करीब 770 से अधिक प्रजातियों के 5 लाख से भी ज़्यादा पेड़ लगाकर इतिहास रचा दिया था। ये बेसिकली बिलोंग करते हैं रुद्रप्रयाग के कोटमला एरिया से। और ये हम जैसे पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये सैनिक थे और 1967 में इन्होंने BSF ज्वाइन किया था। 1971 इंडिया पाकिस्तान युद्ध में भी ये पार्टिसिपेंट थे। और जो इन्होंने अपना वन तैयार किया है उससे जो है आज की डेट में स्थानीय रूढ़िया जनजाति, वहाँ की जनजाति स्थानीय कौन सी है? रूढ़िया जनजाति। उनका ये जो है उनका वन एक आजीविका का साधन बन गया है, क्योंकि उनके वन में एक रिंगाल का पौधा मिलता है जिसे बोना बांस कहते हैं लोकल लैंग्वेज में। इससे ये जो जनजाति है रूढ़िया जनजाति के समुदाय के लोग टोकरी, टी ट्रे, फैंसी आइटम्स बनाते हैं। सारे के सारे क्या हैं? इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं। तो इसलिए जो है इनको बहुत माना जाता है और इनको आखिरकार आज की डेट में जो है वन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर घोषित करा गया 3 जुलाई 2018 को। अब है आइकॉनिक प्लेस। 13 जून 2018 को केंद्र द्वारा जारी तीसरे चरण के 10 आइकॉनिक स्थलों की सूची में उत्तराखंड से माणा गांव, चमोली व कर्णाश्रम पौड़ी का चयन किया गया। ये जो है तीसरे चरण में 10 आइकॉनिक स्थल की आइडेंटिफिकेशन हुआ, उसके लिए है। नवंबर 2017 को जारी किए 10 स्थलों में दूसरे चरण में उत्तराखंड के गंगोत्री और यमुनोत्री का चयन हुआ था। और 2016 में जारी 10 स्थलों में प्रथम चरण की सूची में उत्तराखंड से एक भी जिला का चयन नहीं किया गया था। रुद्रप्रयाग जिले के गौरीकुंड का भी चयन किया गया है इस बार वाले में। तो माणा का चमोली, कर्णाश्रम और रुद्रप्रयाग का गौरीकुंड। उल्लेखनीय है कि स्मार्ट सिटी की तर्ज पर केंद्र सरकार स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश के 100 राष्ट्रीय, पौराणिक, धार्मिक व पर्यटन महत्व वाले स्थलों को चुनकर उनका विकास करेगी। तो आइकॉनिक प्लेस है क्या? ये जो है केंद्र सरकार की स्वच्छ भारत मिशन के अंदर है। ये केंद्र सरकार का एक है स्वच्छ भारत मिशन, उसके अंदर आइकॉनिक प्लेस करके जो है एक्टिविटी वो कर रहे हैं, जिसमें वो टोटल 100 राष्ट्रीय, पौराणिक, धार्मिक व पर्यटन महत्व वाले स्थलों को चुनेंगे और उनका विकास करेंगे। ये स्मार्ट सिटी के ही तर्ज पे हो रहा है। अब है राज्य का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट। 3 से 7 जून 2018 तक देहरादून स्थित राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में प्रदेश की पहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता संपन्न हुई। तो इसे क्या है? राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम 3 से 7 जून 2018 में यह संपन्न हुई। यह पहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता है। 3 मैचों के अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच की द्विपक्षीय सीरीज़ को 7 जून को अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को 3-0 से परास्त कर जीत लिया। इस मैच के बाद साथ ही देहरादून T20 होस्ट करने वाला भारत का 21वां वेन्यू बन गया है। ICC से इस स्टेडियम के लिए क्रिकेट के 3 प्रारूप T20, वनडे, टेस्ट के मैचों के लिए हरी झंडी मिल चुकी है। अफगानिस्तान ने नोएडा के बाद देहरादून को भारत का अपना दूसरा होम ग्राउंड बनाया है। तो अफगानिस्तान की टीम वर्सेस बांग्लादेश की टीम का यहाँ पे प्रोग्राम हुआ था, मतलब अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच हुआ था। और अब जो ये है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम देहरादून का, इसको जो है T20, वनडे और टेस्ट मैच खेलने के लिए हरी झंडी मिल गई है। अगला है लवराज धर्मसत्तू 7वीं बार एवरेस्ट फतेह करे हैं।
तो 21 मई 2018 को बीएसएफ के सहायक सेनानी एवं मुंशियारी पिथौरागढ़ के बौना गांव निवासी पद्मश्री लवराज जी 7th बार एवरेस्ट फतेह की। ऐसा करने वाले वह भारत के पहले पर्वतारोही बन गए हैं, मतलब 7 टाइम्स एवरेस्ट चढ़ने वाले ये भारत के पहले पर्वतारोही हैं। क्या नाम है इनका? लवराज धर्मसत्तू। ये कौन थे? ये बीएसएफ के सहायक सेनानी थे, लवराज धर्मसत्तू। ये क्या बन गए? भारत के पहले पर्वतारोही जो 7 बार एवरेस्ट चढ़े हैं। लवराज बिना ऑक्सीजन के भी एवरेस्ट फतेह कर चुके हैं, बिना ऑक्सीजन के भी, और ये चारों दिशाओं से एवरेस्ट फतेह कर चुके हैं। इन्होंने 1998, 2006, 2009, 2012, 2013 और 2017 में फतेह किया था, और अब 2018 में भी कर दिया। अब वर्तिका जोशी, लेफ्टिनेंट नौसेना वर्तिका जोशी के नेतृत्व में INSV तारिणी नामक जहाज से 10 सितंबर 2017 को गोवा से निकली 6 सदस्यीय महिला नौसेना दल 21 मई 2018 को गोवा पहुंची और 23 मई 2018 को प्रधानमंत्री से मुलाकात करी। लगभग 252 दिनों तक समुद्र की लहरों के बीच रही इस दल को प्रधानमंत्री ने बधाई दी। 24 मई 2018 को इस टीम को नई दिल्ली में नारी शक्ति पुरस्कार 2017 से सम्मानित किया गया। नाविका सागर परिक्रमा नामक इस अभियान का उद्देश्य समुद्री प्रदूषण के आंकड़े तथा मौसम की बेहतर भविष्यवाणी हेतु समुद्री आंकड़े जुटाना था। उल्लेखनीय है, इससे पूर्व वर्तिका जोशी INSB महादई से सागर परिक्रमा कर चुकी हैं। ऋषिकेश की रहने वाली वर्तिका 2010 में भारतीय नौसेना में लेफ्टिनेंट बनी थी। इनके पिताजी प्रोफेसर PK जोशी गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर में शिक्षा विभाग में हैं, जबकि माता डॉक्टर कल्पना जोशी पग ऑटोनॉमस कॉलेज ऋषिकेश में हिंदी विभागाध्यक्ष हैं। तो इनके दोनों ही पेरेंट्स जो हैं प्रोफेसर हैं, और ये जो हैं आपकी लेफ्टिनेंट है नौसेना की वर्तिका जोशी जी। INSV तरंगिणी नामक जहाज में इन्होंने जो है भ्रमण किया है, और इनका काम क्या था? समुद्री प्रदूषण के आंकड़े को जुटाना। और इसके लिए इन लोगों को जो है, इनकी जो टीम थी उसमें सारी महिलाएं थी, और इसलिए इन लोगों को 2017 का पुरस्कार मिला, नारी शक्ति पुरस्कार।